आज की वीडियो में हम लोग करेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज अ प्रोसीड्यूरल कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज करके खुद से आप करने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर्स तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। अब इसमें एक टर्म है जो कि प्रोसीड्यूरल कमेटी है। तो प्रोसीड्यूरल कमेटी को समझ लेते हैं। प्रोसीड्यूरल कमेटी का मतलब होता है टॉक्स अबाउट द रूल एंड स्टेप्स एंड डिसाइड हाउ थिंग विल बी डन। इसका एक कॉन्ट्ररी एक और टर्म होता है जो कि सब्सटेंशियल कमेटी होता है। इसका मतलब होता है टॉक्स अबाउट द मेन इशू एंड डिसाइड द सॉल्यूशन। From which body were the members selected from the provinces for the formation of Constituent Assembly? They were directly elected by the people of the provinces. They were nominated by National Congress and Muslim League. They were elected by the Provincial Legislative Assembly. They were selected by the government for their expertise. तो इसमें कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो पीपल सेलेक्ट हुए थे मेंबर्स की कौन कौन से इसमें रहेंगे, तो वो सेलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। Which of the following is not correctly matched? फेडरल कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर, स्टीयरिंग कमेटी के मुंशी, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सी, स्टीयरिंग कमेटी के मुंशी जी से रिलेटेड नहीं है। अब इसमें कह रहा है अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की अपॉइंटमेंट्स होगी कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास कराया जाएगा, फिर देन फाइनली डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। Which of the following statement is correct about the Constituent Assembly formed in the year 1946? All the members were jointly nominated by the Indian National Congress and the Muslim. इसमें कह रहा है कि जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड किए गए थे नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से, और दूसरा कह रहा है दे वेर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और थर्ड कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो हर एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ कुछ, जैसे अभी के टाइम एमएलए होता है ना, उसी टाइम के कुछ पर्टिकुलर एरिया से एक नेता खड़े होकर जाते थे, तो वही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। ऑल द मेंबर्स वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। Who among the following was a non-Congress member of the Constituent Assembly? अभी ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इसमें से कांग्रेस का कौन नहीं था? तो कांग्रेस का डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी एक अपनी पार्टी थी, वो क्या कहते हैं उसे, वो दलित से रिलेटेड इनकी अपनी एक पार्टी थी जिसमें ये दलित्स को और लोअर कास्ट पीपल्स को जस्टिस दिलाना चाहते थे, जिसके थ्रू, उस पार्टी के थ्रू। Who among the following has made the following statement about the Indian Constitution? The Indian Constitution establishes a good balance between the more rigid and the more flexible. तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसी वेयर, इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। Which of the following statement is not correct? K. Munshi was a member of the committee that drafted the constitution. The Indian constitution was accepted by the Constituent Assembly. Panchayati Raj was recommended by the Balwant Rai Mehta Committee Report 1957. The President of the India is the guardian of the fundamental rights under the Constitution. तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। How many women were there in the Indian Constitution Assembly? तो इसमें 15 वुमेन्स थी। एक मिनट। When was Dr. Bhim Rao Ambedkar born and died?
तो उनकी जन्म हुई थी 1891 and they were died in 1956. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? तो नॉमिनेटेड थे फ्रैंक एंथनी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दो लोग थे ना जिन एंग्लो इंडियंस थे जिन्हें नॉमिनेट किया जाता था, तो ये वही थे जो कि कुछ साल पहले खत्म हो चुका है। अब नॉमिनेशन नहीं होता किसी भी एंग्लो इंडियन का। Who was the chairman of the flag committee of the Constituent Assembly? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। How did the Constituent Assembly of India have to work in a dual role? Dual role कैसे वो निभाता था? Constitution making in one hand and other administrative operations, तो ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तो होता था बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन में कोई भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था। एज अ लेजिस्लेचर ऑन वन हैंड एंड जुडिशरी, जुडिशरी का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑन वन हैंड एंड लॉ मेकिंग एज अ लेजिस्लेचर ऑन द अदर हैंड। इसे देखेंगे, एक और ऑप्शन मतलब पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द वन हैंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द अदर। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं, वो नॉमिनेट हो गए, इलेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। Why did the initial total member of the constituent decreases from 389 to 299? Some provinces of India became independent nation? No. The princely state boycotted the constituent assembly? No. They were not, मतलब उन्होंने boycott नहीं किया था, बस participate नहीं किया था princely states ने। After the formation of Pakistan, many members of the Muslim League separated from the Constituent Assembly. Many members were killed in the war. ऐसा कुछ नहीं है, वॉर में कोई नहीं killed हुए थे, वॉर में सिर्फ सोल्जर्स मरे थे। हाँ, और कुछ कुछ लीडर्स मरे थे, लाइक वॉर में नहीं, वो लोग तो रेवोल्यूशन में मरे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पाकिस्तान और इंडिया का जब डिवाइड हुआ था तो कुछ मुस्लिम लीग वाले चले गए थे उधर। How many types of justice, liberty, equality and fraternity are mentioned in the preamble of the Indian Constitution in same order? तो जस्टिस तीन टाइप की होती है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो जस्टिस तीन किसमें है? पहला में ही है, तो ये तो एक भी रहेगा तो बन जाएगा। फ्रैटर्निटी तो एक ही टाइप की होती है। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स: सोशल, डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले यूनिवर्सल, फिर सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉरी सेक्युलर एंड देन डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे हम लोग प्रियम्बल में देख लेते हैं। जस्टिस, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship। यही कह रहा था। लिबर्टी पांच टाइप की होती, 1 2 3 4 5। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो टाइप की इक्वालिटी। फ्रैटर्निटी एक ही, जो कि assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. In which of the following cases the Supreme Court held that the preamble is not the part of Constitution? तो बहुत सारे केसेस हुए थे जिसमें कि मतलब ये रेज किया था क्वेश्चन कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो ये बेरूबारी यूनियन केस में हुआ था। Which of the following Indian personalities called the preamble of the Constitution as the horoscope of our democratic republic? हॉरोस्कोप मतलब होता है जो कुंडली वगैरह कहता है ना, एकदम संस्कृत में वही होती है हॉरोस्कोप, मतलब जिसमें हमारा फ्यूचर हमें दिख रहा हो, मतलब जिससे हम लोग अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइप से। तो ये के मुंशी जी ने कहा था।
Consider the following statement related to Constitution of India. The fundamental source of all power is the people. The Indian Union is the creation of state. People can enjoy social, economic and political justice under the Constitution. The Constitution assures equality of dignity and opportunity to all. इसमें हो जाए कौन सा रिलेटेड टू द कंसीडर आर करेक्ट बोल रहा है, तो ये तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है क्या, इंडियन यूनियन इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट, ये नहीं होगा, स्टेट्स का कोई क्रिएशन ही नहीं होता। पीपल कैन एंजॉय सोशल, बिल्कुल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को एंजॉय करते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अजोर्स इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, यानी एक सही हो जाएगा, 3 और 4। हियर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? तो कितने टाइप की फ्रीडम, तो फ्रीडम 5 टाइप के भी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज not correct regarding the sovereignty of India? India is a member of Commonwealth. India's sovereignty is reduced due to membership of Commonwealth. इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर तो है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ये नहीं डिपेक्ट करता है, मतलब सॉवरेनिटी से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इंडिया सॉवरेनिटी इज रिड्यूस्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब उससे उसकी ये क्या इंडिपेंडेंट है ये पता चलता है इंडिया क्यों कॉमनवेल्थ में। ऐसे कॉमनवेल्थ में तो मेंबर बना था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो ये रिड्यूस तो नहीं करता। Consider the following statement. India is correct. Sorry. Consider the following statement. India is democratic polity. India is sovereign state. India has a democratic society. India is welfare state. ये सारे स्टेटमेंट्स तो सही लग रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी है, सॉवरेन स्टेट भी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी है और वेलफेयर स्टेट भी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is not true? The objective resolution of the Indian Constitution was moved by जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही वो रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन पास बाय नॉट भीमराव अम्बेडकर जी, तो ऐसा कुछ नहीं कहते, ये तो पहले ही गलत हो गया। एच.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये सही है, एच.सी. मुखर्जी डेप्यूटी चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज इंटरीम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरीम प्रेसिडेंट मतलब होता है कि जब मतलब एक तरह से टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको रखा गया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे उस ग्रुप, मतलब पार्टी में, इसीलिए इन्हें बनाया गया था, और ये बिहार के भी थे। Which of the following is not the central principle of the Constitution of India? It prohibits discrimination on the basis of religion. It gives administration status to certain religion, ये तो एकदम गलत ही है। It gives freedom to practice to any religion, ये भी सही है, ये भी सही है। अब चौथा लास्ट पढ़ते। It ensures equality of all citizens with religious community, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। बोल रहा सेलेक्ट द कोड आफ्टर यूजिंग, तो इसमें से नहीं पूछ रहा, तो यही रॉन्ग है एक। What was the correct constitutional status of Indian Republic on 26 जनवरी 1950? तो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं, इसमें एक और वर्ड था जो कि था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर बाद में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, हाँ है। India can decide its internal and external affairs independently, of course.
So the both statement are the region correct, and the region correctly explains the statement. Statement: membership of the constitution commonwealth impedes India's sovereignty. तो ऐसा नहीं है कि मेंबर कॉमन, इसमें कह रहा है कि कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप लेने के बाद इंडिया का सॉवरेनिटी खत्म हो जाता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला रीजन देखते हैं। इंडिया एक्सेप्टेड मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949 अंडर द सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटेन, या ये सही है। तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड आई थिंक मैंने पिछले स्लाइड्स में बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप आफ्टर इंडिपेंडेंस लिया था, बट नो, आई वाज मिस्टेकनली डिड रॉन्ग। इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो हायर पावर रूल्स ओवर इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। इसमें कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन, मतलब उसके ऊपर कोई और अदर कंट्री का रूल नहीं है, और इंडिया नो हायर पावर रूल्स ओवर इंडिया, और इंडिया के ऊपर कोई भी और अलग टाइप की पावर नहीं यूज होती है, मतलब कोई और कंट्री से। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विच स्कॉलर कॉल्ड, एक सेकेंड, विच स्कॉलर कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविनाइल ऑस्टिन। Which article of the Indian Constitution says India shall be a union of state? Obviously, this is mentioned in Article 1. Which feature of the Federal Constitution of India makes it a unitarian federation? Unitarian federation मतलब integrated. Dual citizenship नहीं, दो सिटीजनशिप देंगे तो दो टाइप की, मतलब अलग अलग मान लो, जैसे कि यूएसए में चलता है ऐसा कि आप यूएसए की भी ले रखे हो सिटीजनशिप, और उसमें भी आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जैसे आप उसमें कोई दूसरे कंट्री में, वो एक फेडरेशन है कमिंग टुगेदर वाला, मतलब बहुत सारे कंट्री ने मिलकर वो फेडरेशन बनाया, और इंडिया होल्डिंग टुगेदर है, मतलब इंडिया में जो सारे स्टेट पहले से बने हुए थे, बस उन्हें डिवाइड किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। Stringent amendment procedure of the constitution, one constitution and powerful center, separate judiciary for the states, ये भी नहीं है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावरफुल सेंटर, ये एकदम सही आंसर है। With which word does the preamble of the India Constitution begin? India is a sovereign nation, नहीं। Socialism has been implemented in India, नहीं। We the people of India, इससे स्टार्ट होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। What is the major feature of the parliamentary system in India? The president is responsible for all decision, बिल्कुल नहीं, president को सारे decisions के लिए responsible नहीं होता, वो बस उनसे last grant ली जाती है signature। The executive is elected by the direct election, not all executive. The cabinet is collectively responsible to the parliament, ये सही है। हालांकि यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आ जाता है, और राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैबिनेट नहीं है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो आ जाता है। अगर ऑप्शन में लोकसभा रहेगा तो लोकसभा मारना नेक्स्ट टाइम से। द जुडिशरी इज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, इट्स टोटली रॉन्ग। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन means that some features of the constitution are so essential that they cannot be abolished. The fundamental rights cannot be abridged or taken away. The constitution cannot be amended only through the procedure of prescribed article 368. इसमें तो कह रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग अब्रिज नहीं कर सकते, या ना तो उसको कोई हटा सकता, नहीं वो कोई छीन सकता है, और आर्टिकल 368 के अंदर ही जितने सारे अमेंडमेंट्स होंगे वो होंगे। और फिर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये भी नहीं होगा, इसमें होगा आंसर ए, बिकॉज कर रहा बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो some features of the constitution are so essential that cannot be abolished, जो कि फंडामेंटल राइट्स है।